हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए, हम लोगों ने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी जैव प्रक्रम पोषण जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, वो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं और हम लोगों ने उसमें बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा भी किए। तो अब देखिए, अब बारी आती है कि उससे आगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। और अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको आगे वाला पार्ट तभी समझ में आएगा जब आप पीछे वाले पार्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसीलिए आप लोग पीछे वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, फिर इस पार्ट को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, हम लोगों ने उसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में चर्चा की थी, जैसे पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्व क्या है, जैव प्रक्रम क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है। पीछे वाले क्लास तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में पूरे वो क्लास ही है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से रिलेटेड, यानी उसमें आपको प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड एक भी दिक्कत नहीं होगा। उसमें सारे चीज़ों को हमने कवर कर दिया है, तो आप लोग उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि पोषण कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। तो स्वपोषण तो होता है सभी हरे पौधे के लिए, जितना भी पेड़ पौधे हैं वो भी हरा पौधा, कुछ नील हरित शैवाल होते हैं उनके लिए है। लेकिन परपोषण ये होता है जो जितना भी जीव जंतु है, कहने का मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहता है। तो देखिए, हमने पोषण के बारे में पढ़ा था, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण किसको बोलते हैं? ऐसा पोषण की प्रक्रिया जिसमें जीव खुद अपना भोजन बनाता है, यानी स्वयं बनाता है। ठीक है, संश्लेषण करता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। और जितना भी हरे पेड़ पौधे थे, हरे पौधे सब जितना भी, वो सब का सब कौन सी स्वपोषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन करता है। और उसमें किस प्रक्रिया द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। आप लोग इसको देख लीजिएगा, पीछे वाले क्लास में पूरे बेहतरीन तरीका से समझाए। हाँ, एक चीज और आप लोगों को हम बताए थे कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, हम उसको इस रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं, और हम आपको पीछे वाले क्लास में बताए भी थे। उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, देखिए संतुलित कर दीजिएगा। सही था समीकरण, लेकिन संतुलित नहीं था। ठीक है, ये जो 6CO2 है, यहाँ पर 6H2O हम डाल दिए थे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? 12H2O। ठीक है, बाद बाकी सब वही था। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समीकरण द्वारा निरूपित करने का ये एक तरीका है। ठीक है, ये पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव में कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। और उसमें निकलता है क्या क्या? ग्लूकोज निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, जल निकलता है। ऑक्सीजन तो उपोत्पाद के रूप में निकलता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और देखिए, अब इसमें बात आती है कि उसमें कुछ पॉइंट छूटा हुआ, तो उसको पहले कवर कर देते, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते। ठीक है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आखिर कौन कौन से पदार्थ आवश्यक है, किन किन वजहों से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है, ये सारा घटक होता है, यानी कौन कौन से पदार्थ की जरूरत होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है और आप लोगों को याद भी रखना है। ठीक है, तो देखिए, घटक की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला क्लोरोफिल, क्योंकि हम सबको पता है क्लोरोफिल ही वो इकाई है जिसके द्वारा पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाता है। यानी क्लोरोफिल जरूरी है किस चीज के लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसी को हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं, बताए थे आप लोग, कीलेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, एकदम याद रखिएगा ये सब। ठीक है, दूसरा कौन सा पदार्थ? हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी जरूरत होती है, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तीसरा हम लोग क्या देखे थे? जल, जल के बिना संभव नहीं है, यानी H2O। ठीक है, जल भी चाहिए, और क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो फिर इस जल को कौन विभक्त करेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यानी एक और चीज क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश। कोई दिक्कत? यानी देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। पहला क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा H2O यानी जल, और चौथा सूर्य प्रकाश। कोई दिक्कत? तो देखिए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, लगभग लगभग स्वपोषण से रिलेटेड हर एक चीजों पर, हर एक पॉइंट पर हमने डिस्कस आप लोगों को कर दिया है। ठीक है, आप लोग उस पीछे वाले क्लास को देखना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल, मतलब यही चीज चला ही है, समझ गए? तो इस सब को अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, कुछ चीज और पढ़ना होता है। आपको एक प्रयोग द्वारा बताएगा, पूछेगा कि एक प्रयोग द्वारा बताइए कि क्या सच में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है?
तो आपको एक प्रयोग करके बताना होता है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी, कि क्या सच में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक है, उसको एक प्रयोग द्वारा बताते हैं। देखिए ये दोनों को हम अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रयोग वाला है तो सिर्फ इसी दोनों में वो क्लास पूर्ण हो जाएगा, उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जल और सूर्य प्रकाश से उतना रिलेट, क्योंकि इन दोनों का उतना खास काम नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग में नहीं पूछता है, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते, तो स्वपोषण वाला पार्ट हो गया खत्म। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, परपोषण। तो सबसे पहले हम लोग परपोषण की परिभाषा जानते हैं। परपोषण, पर मतलब दूसरा, पोषण मतलब जो पोषक तत्व प्राप्त करने की विधि है। तो यानी ऐसा जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उन सारे जीवों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, परपोषण के अंतर्गत। यानी वह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, परपोषण। ऐसा पोषण जिसके द्वारा कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर क्या होता है, निर्भर रहता है, तो उस पोषण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण, जिसमें जितना भी जीव जंतु आ जाता है, सब मनुष्य हर चीज आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिए परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला होता है मृत जीवी, मृत जीवी को ही अपघटक कहते हैं। दूसरा होता है परजीवी, ठीक है, और तीसरा होता है प्राणी समपोषी, ठीक है। प्राणी समपोषी बोलिए या प्राणी समभोजी बोलिए, हम सबके बारे में आपको एक एक करके बताते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला चीज कौन है, तो मृत जीवी या अपघटक। यानी मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, मृत जीवी पर पोषण किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो कोई भी जीव सड़े गले चीजों पर आश्रित रहता है, जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है ना, कोई मरे हुए जानवर से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो सड़ा गला हुआ चीज है, मृत चीज हुआ, इसीलिए इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण। जैसे मान लीजिए कि आपको उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि मान लीजिए कोई जानवर मर गया, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होता है जो उसको क्या कर लेता है, अपना उससे पोषक तत्व प्राप्त करता है, और कुछ दिनों बाद हमको उसका सिर्फ हड्डियां नजर आता है। आखिर वो गायब कहाँ हो गया, गायब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ का जो भी छोटे छोटे जीव जंतु थे ना, जो जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी बैक्टीरिया सब, ये सब उसको क्या किया, उससे अपना भोजन प्राप्त कर लिया, और जितना भी पोषक तत्व वो प्राप्त कर लिया, तब शरीर में कुछ बचता ही नहीं है, बस बचता है तो क्या, हड्डी। इसीलिए हमको कुछ नजर नहीं आता है, कुछ दिनों के बाद सिर्फ और सिर्फ हड्डी नजर आता है। तो अब देखिए, तो हम लोग मृत जीवी को जान गए, यानी मृत जीवी परपोषण किसको कहेंगे, पोषण परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव सड़े गले चीजों से अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, मृत जीवी पोषण। इसी को अपघटक कहते हैं। अपघटक क्यों कहते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि मृत जीवी को कहा जाता है क्या, तो अपघटक ऑप्शन में रहेगा, तो अपघटक होंगे, लेकिन क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए हम लोग को पता है कि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सड़ता गलता है, कोई ना कोई जानवर मरते ही रहता है। अगर मान लीजिए कि ये अगर ऐसे ही पड़ा रहे तो कितना दुर्गंध फैलेगा, चारों दिशाओं में हर वक्त गंध ही गंध रहेगा। तो देखिए ये जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जो बैक्टीरिया सवाल, ये सब जो होते हैं, ये उनको क्या कर देता है, सड़ा गला करके उसमें से पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है और उसको मिट्टी में पुनः मिला देता है। तो देखिए ये एक तरह से क्या किया, उसको अपघटित कर दिया। क्या कर दिया, अपघटित। अपघटित मतलब क्या, उसको पचा करके फिर से मिट्टी में मिला दिया। अपघटित मतलब उसको तोड़ फोड़ के एकदम मिट्टी में मिला दिया, जिस कारण से वो हमको नजर नहीं आता और गंध भी नहीं देता है। इसीलिए मृत जीवी को अपघटक कहते हैं। जितना भी छोटे छोटे बैक्टीरिया सवाल, ये सब जीवाणु कीटाणु ये सब होता है, सारा का सारा क्या हो जाता है, मृत जीवी अपघटक। ये जो क्या बोलते हैं मशरूम, ये भी सड़े गले चीजों, मशरूम जिसको हम लोग कुकुर मुत्ता कहते हैं हिंदी में। तो देखिए ये सब क्या है, सड़े गले चीजों पर आश्रित रहता है। मशरूम का पौधा देखिएगा, जहाँ पर सड़े गले चीज है वहां पर वो निकलता है। तो इस तरीके से मृत जीवी पोषण को हम लोग क्या कर देते हैं, अपघटक, क्योंकि वो किसी भी चीजों को पाचित कर देता है, अपघटित कर देता है, सड़ा गला देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अपघटक। अब देखिए अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, परजीवी। बस वैसे ही सेम चीज कहना है कि परपोषण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो उस प्रकार के पोषण को, परपोषण को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी परपोषण। जैसे मान लीजिए देखिए कि कोई भी जीव, एक जीव क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई जीव ए है, ठीक है, एक जीव है बी। ये ए जीव बी पर क्या है, आश्रित है, ठीक है, मतलब उस पर डिपेंड है। ये ए जीव क्या करता है, उस बी जीव से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ए जीव जो है
सो किससे भोजन प्राप्त कर रहा है? बी से ना। तो इसका मतलब ये देखिए, बी को हम लोग क्या कह देंगे? पोषी। क्या कहेंगे? पोषी। क्यों कहेंगे पोषी? क्योंकि ये इसको पाल रहा है। पाल रहा है मतलब क्या? ये इससे भोजन प्राप्त किया, मतलब इसी पर ना आश्रित है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? पोषी। लेकिन ये क्या कर रहा है? उससे भोजन प्राप्त कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे परजीवी। क्या कहेंगे? परजीवी। कोई दिक्कत? यानी जो जीव भोजन प्राप्त करता है वो परजीवी कहलाता है, और जिस जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? पोषी कहलाता है। कोई दिक्कत? देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है कि पोषी परजीवी है क्या, 1-2 मार्क में पूछेगा, तो आप लोग आराम से इसको परिभाषित कर सकते हैं। और आप लोग हर एक चीजों का पीडीएफ मिलने वाला है, ठीक है? तो आप लोग जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो जिसमें आपको हर एक तरह का पीडीएफ मिलता है, ठीक है? जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है सब कुछ मिलता है, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर को ध्यान रखिएगा, 9661384456। इस पे अपना नाम और क्लास का, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं वो भेजिएगा कि सर ज्वाइन मी, ठीक है? उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है? आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, आराम से निश्चिंत से पढ़िए, किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, तो ये समझ गए परजीवी यानी ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीवों में के संपर्क में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इस प्रकार के पोषण को परजीवी परपोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? परजीवी पोषण, कोई जीव दूसरे जीव पर मतलब जिस जीव के शरीर से कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करते तो वो जीव तो परजीवी कहलाया, और जिस जीव से लिया उसको क्या कह दिया हम लोग? पोषी कह दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे आता है प्राणी समपोषी। कौन सा जीव? प्राणी समपोषी। ध्यान से देखिएगा, प्राणी समपोषी। अब देखिए कुछ जीव ऐसा होता है ना जो ठोस और तरल पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है? तो इस प्रकार के जीव को हम लोग प्राणी समपोषी। उसमें किस तरह से? जैसे मनुष्यों की, प्राणियों की जैसा अपना भोजन करते हैं, जैसे मनुष्य लोग करते हैं ना भोजन, उसी तरह, क्योंकि मनुष्य भी ठोस द्रव ऐसा चीज भोजन करता है। तो कुछ जीव ऐसा होता है जो उसी के जैसा भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे में देख लीजिए ना, जैसे में हो गया मेढक, मनुष्य, ये जीव सब क्या है? इस जीव सब को क्या कहेंगे हम लोग? प्राणी समपोषी। अमीबा, ये भी आ जाता है इसी में, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये सब क्या, किस विधि द्वारा? प्राणी समपोषी। तो प्राणी समपोषी किसों के, मतलब किसे कहेंगे? तो देखिए ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव क्या करता है? किसी मतलब जिसमें कोई भी जीव प्राणियों के जैसा अपना भोजन ठोस और तरल के रूप में भोजन प्राप्त करता है, या सीधा कहेंगे कि प्राणियों के विधि जैसा ही अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव को क्या कहते हैं? प्राणी समपोषी। इस प्रकार के जीव को प्राणी समभोजी कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रख लिए कि जो जीव इस प्रकार का भोजन प्राप्त, उस सबको क्या कहेंगे हम लोग? प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी। कोई दिक्कत? तो अब देखिए, अब आप लोगों को यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले वाला जो पार्ट है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोगों को यही पढ़ना है क्या, कि क्या क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और 2 चीजों को कवर करेंगे अगले वीडियो में हम लोग, अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण। जब ये खत्म हो जाएगा तब बच जाएगा मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया और पाचन क्रिया किस तरीके से होता है, उसको एकदम डिटेल से समझेंगे। तब आप लोगों को मजा आएगा। मतलब जब हम कुछ क्वेश्चन आपसे करेंगे, टेस्ट वाला जो कुछ क्वेश्चन होगा वो आपको भेजेंगे, तब आप लोग एग्जाम से एग्जाम में जो पूछा गया उसको बनाइएगा। फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन धराधर बनेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो अब हम लोग देखिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।